Contact for online classes by Sunil Sir, Mathematics and Accountancy, classes 11 12th BCom. कॉन्टैक्ट नंबर है 9625344315। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट क्लास 12, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर का ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को डिटेल में समझा था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इसको हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमें जनरली क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है। क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन होता है और प्लस उसके साथ में हमें एडजस्टमेंट दी होती है। हमें एग्जाम में सॉल्यूशन करते समय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और इसके साथ साथ हमें दो बैलेंस शीट बनानी होती है, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट यानी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। जो हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं वो हम कैपिटल फंड निकालने के लिए बनाते हैं। यानी ओपनिंग बैलेंस शीट, इस प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम कैपिटल फंड निकालने के लिए बनाते हैं। और तो ये हमारा यहाँ पर तो इस वीडियो में हमने पढ़ना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। इट इज़ लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, यानी नॉमिनल अकाउंट, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था फाइनल अकाउंट में। और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाएंगे तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, इसकी हेल्प लेकर के हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। यानी हमने जो डेबिट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में और जो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन ट्रांसफ़र करते समय है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते समय हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितनी भी रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसको हम इनकम में ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पर रेवेन्यू पेमेंट्स हैं उसको हम एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र करेंगे विद एडजस्टमेंट करते हुए। जिस आइटम के साथ एडजस्टमेंट होगी उस आइटम के साथ हम एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि हमें केवल रेवेन्यू नेचर के जो आइटम्स हैं, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और पेमेंट साइड में जो रेवेन्यू पेमेंट है, उसी को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है एडजस्टमेंट करते हुए। और जो कैपिटल रिसिप्ट है, यानी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट जो कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है, उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब जैसे हम यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट हमने इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और वो है सब्सक्रिप्शन। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो सब्सक्रिप्शन है, तो हमें यहाँ पर उसमें एडजस्टमेंट करनी होगी। हमें एडजस्टमेंट किस तरह से दी होगी, यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो आइटम हम ऐड कर रहे हैं एडजस्टमेंट करते समय किसी भी इनकम में, और दो आइटम यहाँ पर हम लेस कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे अगर हमें आउटस्टैंडिंग या एक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है, आउटस्टैंडिंग या फिर एक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर हमें एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है करंट ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया, इसका मतलब होता है करंट ईयर। और अगर यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर।
तो दो आइटम यहाँ पर हमने ऐड करने हैं, दो लेस करने हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग या एक्रूड दे रखा है तो उसको हम ऐड करेंगे, और लेस करना है आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अगर हमें आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर हमें गिवन है तो हम उसको लेस कर देंगे। इसी प्रकार से अगर हम इनकम रिसीव इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर अगर हमें गिवन है, बिगनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर की इनकम रिसीव हमें दी हुई है तो हम ऐड करेंगे, और लेस क्या करना है, इनकम रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर हमें करंट ईयर की इनकम रिसीव दे रखी है तो हम उसको लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमने इनकम, जो रेवेन्यू इनकम हमें दे रखी है उसके अंदर हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है, और पेमेंट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो पेमेंट साइड है वहाँ से हम रेवेन्यू पेमेंट को हम एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने एक रेवेन्यू पेमेंट ले ली सैलरी, तो उसमें भी हम एडजस्टमेंट बिल्कुल इनकम की तरह ही एडजस्टमेंट करनी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दो आइटम इसमें भी ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो आइटम यहाँ पर लेस हो रहे हैं। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर है, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो हमें ऐड करना है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, अगर हमें आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हो तो उसको लेस करेंगे। अब बात करते हैं प्रीपेड की। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, अगर प्रीवियस ईयर का प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो ऐड करना है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर यानी करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है तो उसको माइनस करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे कोई भी हमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस गिवन है तो। अब बात करते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स कौन कौन से होते हैं कंज्यूमेबल गुड्स? जैसे स्टेशनरी। स्टेशनरी कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी प्रकार की कोई भी क्लब है, उसके अंदर कंज्यूमेबल गुड स्टेशनरी होता ही है। इसी प्रकार से अगर हॉस्पिटल या किसी नर्सिंग होम की बात करें तो मेडिसिन्स कंज्यूमेबल गुड्स हो गया। स्पोर्ट्स क्लब की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स गुड्स कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर हम ले सकते हैं जैसे बैट्स, बॉल, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल। तो ये सब कुछ स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं। इनका एडजस्टमेंट हमें किस तरह से करना है, पहले हम यहाँ पे कंज्यूमेबल गुड्स लिख देंगे एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पेमेंट साइड में दिया होगा उसको हम यहाँ पर टू कंज्यूमेबल गुड्स। उसमें भी देख रहे हैं 4 आइटम हमें दे रखे हैं, 2 ऐड किए हुए हैं और यहाँ पर 2 लेस किए हुए हैं। अगर हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ऐड करना है, और अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स दे रखा है तो उसको माइनस करना है। अब बात करते हैं क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर हमें क्रेडिटर्स दे रखा है कंज्यूमेबल गुड्स के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब करंट ईयर का, तो उसको ऐड कर देंगे। और क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी प्रीवियस ईयर का अगर हमें क्रेडिटर्स दे रखा है कंज्यूमेबल गुड्स का तो उसको हम लेस कर देंगे। तो हमने क्या करना है कि जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट हैं इनकम साइड में और रेवेन्यू पेमेंट्स हैं एक्सपेंडिचर साइड में, और एडजस्टमेंट करते हुए उसको ट्रांसफ़र करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई आइटम रेवेन्यू नेचर का कब होता है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि जो भी हमने यहाँ से रेवेन्यू और यहाँ से रेवेन्यू पेमेंट हमने ये ट्रांसफ़र करनी है क्रॉस में। अब हमें यहाँ पे पहचानना होगा कि कौन कौन से आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू रिसिप्ट हैं या फिर रेवेन्यू पेमेंट्स हैं। तो उसको पहचानने का हमारे पास एक मेथड है।
एन आइटम इज सेड टू बी रेवेन्यू नेचर इफ। एक आइटम रेवेन्यू नेचर का होगा, एक आइटम को हम रेवेन्यू नेचर का कहेंगे। नंबर 1, इट इज रिकरिंग नेचर। यदि वो रिकरिंग नेचर का है, अगर कोई आइटम रिकरिंग नेचर का है तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। रिकरिंग नेचर का मतलब यहाँ पे होता है बार बार रिपीट होना। अगर कोई आइटम बार बार रिपीट होता है, जैसे सैलरी जो होती है वो हर महीने पे की जाती है तो रेवेन्यू नेचर का होता है। रेंट होता है हर महीने पे किया जाता है, रेवेन्यू नेचर का होता है। या फिर इंश्योरेंस है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सब रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन क्या होगा, रजिस्टर्ड जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं सब्सक्रिप्शन रेगुलर पे करते हैं, यानी मंथली पे करते हैं, क्वार्टरली पे करते हैं या फिर एनुअली पे करते हैं, तो एक रेगुलर इंटरवल में पे करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन भी क्या होता है, रिकरिंग नेचर का होता है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा। अगर कोई भी आइटम यहाँ पे रिकरिंग नेचर का है, बार बार रिपीट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो रेवेन्यू नेचर का होता है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट, यहाँ पर हम लगा देते हैं नॉट। इट इज़ नॉट इयरमार्क फॉर पर्टिकुलर पर्पस। अगर किसी भी आइटम को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इयरमार्क नहीं किया गया है, किसी भी आइटम को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इयरमार्क नहीं किया गया है तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग। हमने डोनेशन दिया क्लब को, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो डोनेशन किसके लिए यहाँ पर दिया है, बिल्डिंग के लिए दिया है। तो हमने क्या करा, उसको इयरमार्क कर दिया। डोनेशन को हमने इयरमार्क कर दिया, किसके लिए, बिल्डिंग के लिए इयरमार्क कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कैपिटल नेचर का है। अगर हम इसको इयरमार्क कर देंगे तो वो आइटम कैपिटल नेचर का हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें डोनेशन फॉर मैच फंड, हमने मैच फंड के लिए डोनेशन दिया है, तो यहाँ भी क्या है कि हमने इसको इयरमार्क कर दिया है डोनेशन को मैच फंड के लिए। तो अगर हम किसी भी आइटम को इयरमार्क कर देते हैं यानी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो कैपिटल नेचर का होता है, यानी रेवेन्यू नेचर का नहीं होता है। तो हम ये जो दो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे कि कोई आइटम अगर रिकरिंग नेचर का है और कोई आइटम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इयरमार्क नहीं किया गया है तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। अब जैसे हमें यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसमें ये तो पता है कि हमको ये जो कैश है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन, अगर हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये रेगुलर रिपीट होता रहता है बाय द मेंबर्स के द्वारा, रेगुलर पीरियड पे ये पे किया जाता है, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी को हम दो तरीके से ले सकते हैं, या इसको हम रेवेन्यू नेचर का भी ले सकते हैं और कैपिटल नेचर का भी ले सकते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो एंट्रेंस फी है उसको हम दो तरीके से ट्रीट करते हैं, या तो रेवेन्यू नेचर का या फिर कैपिटल नेचर का। एग्जाम में हम किसी तरह से भी उसको ट्रीट कर सकते हैं, हमें एक नोट देना पड़ेगा कि हमने इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया है या फिर हमने इसको कैपिटल नेचर का ट्रीट किया है। अगर हम इसको रेवेन्यू नेचर का लेके चलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर हम एंट्रेंस फी को कैपिटल नेचर का लेते हैं तो करंट बैलेंस शीट, करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है, करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करना है। यानी हमने क्या करना है, कैपिटल फंड और कैपिटल फंड में एंट्रेंस फी को ऐड कर देना है। अगर हम इस एंट्रेंस फी को कैपिटल नेचर का लेते हैं तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के अंदर हम एंट्रेंस फी को ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर जो मतलब रेवेन्यू नेचर का क्या लेने का क्या लॉजिक होता है, रेवेन्यू नेचर का मतलब अगर हम किसी क्लब की दृष्टि से देखें, अगर हम क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो मेंबर्स होते हैं वो बिजनेस में आते रहते हैं, मतलब सॉरी क्लब में आते रहते हैं, मतलब एडमिशन लेते रहते हैं। तो
क्लब को एंट्रेंस फी रेगुलर रिसीव होती रहती है, मतलब साल में ना जाने कितनी बार एंट्रेंस फी रिसीव हो जाती है एक क्लब को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एनपीओ को। तो इसलिए बहुत से अकाउंटेंट इसको रेवेन्यू नेचर का लेते हैं क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का है। लेकिन अगर हम एक मेंबर की पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एक मेंबर की दृष्टि से देखें, तो मेंबर जो होता है अगर एडमिशन लेता है तो एडमिशन लेते समय ही एंट्रेंस फी पे करता है। तो एक मेंबर को केवल एक ही बार एंट्रेंस फी देनी होती है। तो ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, बहुत से अकाउंटेंट इसको रिकरिंग नेचर का नहीं मानते। तो इसलिए इस अगर ये रिकरिंग नेचर का नहीं है तो इसको कैपिटल नेचर का होना चाहिए। तो इसको, लेकिन हमें क्या करना है कि एग्ज़ाम के अंदर अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि एंट्रेंस फी कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, तो हम उसी तरह से ट्रीट करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको या तो रेवेन्यू नेचर का लेंगे या कैपिटल नेचर का देंगे। उसके लिए हम नोट दे देंगे कि हमने इसको किस नेचर का माना है। तो ये हो गया एंट्रेंस फी का ट्रीटमेंट। उसके बाद डोनेशन की बात करते हैं। अच्छा, डोनेशन को भी हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको भी हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। डोनेशन को, इसको हम जनरल डोनेशन या फिर स्पेसिफिक डोनेशन। अगर जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन एक स्मॉल अमाउंट होता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो डोनेट करता है उसमें ये मेंशन नहीं करता है कि डोनेशन उसने किस पर्पस के लिए दिया है। अगर डोनेशन देते समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा किस पर्पस के लिए डोनेशन दिया गया ये मेंशन नहीं किया जाता तो वो जनरल डोनेशन होता है, यानी क्लब उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है, तो उसको रेवेन्यू नेचर का लेते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब क्या होता है कि जो डोनर होता है वो उसको एक स्पेशल पर्पस के लिए डोनेट करता है। लाइक जैसे यहाँ पे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस के लिए डोनेट किया गया है, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, वो कैपिटल नेचर का होता है। तो याद रखना, अगर जनरल डोनेशन है तो उसको हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। डोनेशन है तो इसको हम कौन से साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, इनकम साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो स्पेसिफिक डोनेशन को हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। लायबिलिटी साइड में हम करंट ईयर की बैलेंस शीट और उसकी लायबिलिटी साइड में हम स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हो गया डोनेशन के बारे में। उसके बाद आता है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी ये भी एक प्रकार से एक व्यक्ति एडमिशन के समय जो फ़ी पे करता है, जो कि हॉल लाइफ के लिए मेंबरशिप लेना चाहता है किसी भी क्लब में या किसी भी एनपीओ में, तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट देना होता है जिसको लाइफ मेंबरशिप फ़ी बोलते हैं। ये एंट्रेंस फ़ी की तरह ही होता है। यहाँ पर जो एंट्रेंस फ़ी है, एंट्रेंस फ़ी की तरह ही लाइफ मेंबरशिप फ़ी होता है। एंट्रेंस फ़ी में क्या होता है कि जो एडमिशन लिया जाता है वो हॉल लाइफ के लिए नहीं होता है, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फ़ी में क्या होता है कि एक मेंबर पूरी हॉल लाइफ के लिए मेंबरशिप लेना चाहता है तो उसको लाइफ मेंबरशिप फ़ी पे करनी पड़ती है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइफ वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसको हम कैपिटल नेचर का लेंगे, क्योंकि उसके बाद उस मेंबर को कभी भी मेंबरशिप यानी लाइफ मेंबरशिप फ़ी या फिर एंट्रेंस फ़ी या एडमिशन फ़ी नहीं देनी होती है। तो ये कैपिटल नेचर का होगा, जिसको जितने भी कैपिटल नेचर के होते हैं सबको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेगेसी, लेगेसी क्या होता है ये हमने पढ़ चुके हैं। जो इसका प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम कोई भी जितना भी उसके पास पैसा होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो किसी एनपीओ को एक विल बना करके डोनेट कर देता है। तो उसकी डेथ के बाद जितना भी अमाउंट होता है, प्रॉपर्टी या उसकी जो मनी होती है, वो किसको ट्रांसफ़र हो जाती है, एनपीओ को ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसे हम लेगेसी बोलते हैं। तो एक व्यक्ति लाइफ में केवल एक ही बार अपनी लेगेसी बना सकता है, यानी एक ही बार अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि उसके बाद जो डेथ होगी, डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसलिए बार बार रिपीट नहीं होती किसी भी व्यक्ति की लाइफ में, तो इसलिए इसको किस नेचर का लेना चाहिए, कैपिटल नेचर का लेना चाहिए। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट
इस तरह की जो क्लब होती है, एनपीओ होती है, उनको रेगुलर हेल्प मिलती रहती है। एनुअली भी हो सकती है, सेमी एनुअली भी हो सकती है, तो ये हेल्प रेगुलर मिलती रहती है। तो इसको हम किस नेचर का लेंगे? इसको हम लेंगे रेवेन्यू नेचर का। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अगर हम न्यूज़पेपर और मैगजीन की बात करें तो इस तरह की जो रद्दियाँ वगैरह होती है, न्यूज़पेपर मैगजीन, ये रेगुलर मंथली या 2 महीने 3 महीने बाद जो होती है कबाड़ी को बेच दी जाती है, एक जंक डीलर को बेच करके कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव होता रहता है। तो ये क्या है? रेवेन्यू नेचर का होता है। मैगजीन भी या न्यूज़पेपर, ये सब रेवेन्यू नेचर का होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स के लिए हम यहाँ पर एसेट्स अकाउंट देखते हैं। एसेट्स अकाउंट यानी मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस बीडी और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस यानी बैलेंस सीडी आता है। ओपनिंग बैलेंस ये ओपनिंग बैलेंस शीट से आता है। ओपनिंग बैलेंस हो गया ये ओपनिंग बैलेंस शीट से, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट से। इसी प्रकार से हमें पता है कि जैसे यहाँ पर डेबिट साइड में एसेट्स अकाउंट के परचेज होता है और क्रेडिट साइड में यहाँ पर सेल होता है। तो ये परचेज और सेल ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में परचेज और सेल को हम लेते हैं। परचेज को हम पेमेंट साइड में लेंगे और सेल को हम रिसिप्ट साइड में लेते हैं। अब बात करते हैं जैसे प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट और लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, लॉस एक्सपेंडिचर साइड में, और प्रॉफिट होता है वो इनकम साइड में, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड में आता है। तो मतलब अगर हम सेल ऑफ एसेट्स यानी किसी भी एसेट्स को सेल करते हैं तो हमें देखना है उसके अंदर कितनी सेल है, और कोई परचेज अगर है, प्रॉफिट है, लॉस है, डेप्रिसिएशन है, तो हम उसी हिसाब से हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में हमें किस तरह से उसको ट्रांसफ़र करना है। तो ये एसेट्स अकाउंट के द्वारा हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट्स, यानी जो पेमेंट्स हमें दे रखी है, जैसे सैलरी एंड वेजेस हो गया, ये रिकरिंग नेचर होता है, तो रेवेन्यू नेचर हो गया। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं यानी रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सब ये रेवेन्यू नेचर। बैंक चार्जेस हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑडिट फी, ठीक है। तो ये सब क्या है? रेवेन्यू नेचर के होते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सब रेवेन्यू नेचर के होते हैं। लेकिन अगर हम फर्नीचर, कोई एसेट्स परचेज करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट, तो वो सब क्या होती है? कैपिटल नेचर की होती है, कैपिटल नेचर। बाकी देख रहे हैं यहाँ पे बैलेंस सीडी है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमें यहाँ पर गिवन है। तो ये क्या जाएगा यहाँ पे? ये ट्रांसफ़र होगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और कौन सी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे? इसको एसेट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमने देखा कि किसी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कौन कौन से आइटम को रेवेन्यू नेचर का लेना है और किस आइटम को हमें कैपिटल नेचर का लेना है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। अब देखो हमने यहाँ पर अभी एडजस्टमेंट की थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे यहाँ पर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यानी प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमने कुछ एडजस्टमेंट प्लस किया है और कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे माइनस किया है। तो हमें यहाँ पर किस एडजस्टमेंट को प्लस करना है, किस एडजस्टमेंट को माइनस करना है, तो इसको हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, ताकि हमें रटना ना पड़े कि हम कौन से एडजस्टमेंट को प्लस कर रहे हैं और कौन से एडजस्टमेंट को यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक है कि हमें कौन सी एडजस्टमेंट प्लस करनी है और कौन सी एडजस्टमेंट माइनस करनी है। एडजस्टमेंट विच आर नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर। अगर कोई भी एडजस्टमेंट करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, सॉरी, अगर कोई भी एडजस्टमेंट, मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसे ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसे ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट विच आर नॉट
रिलेटेड टू करंट ईयर, अगर कोई भी एडजस्टमेंट करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम माइनस करेंगे। करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो या तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगी या फिर वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगी, या तो वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगी या फिर वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी एडजस्टमेंट जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसे हमें ऐड करना है, कोई भी एडजस्टमेंट जो कि करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको माइनस कर देंगे। अब देखते हैं कि कैसे हम पहचानें कि कोई भी एडजस्टमेंट करंट ईयर से रिलेटेड है या करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या होता है? करंट ईयर। अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो उसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर से रिलेटेड होता है, यानी करंट ईयर का बकाया है, करंट ईयर का एरियर है। तो इसका जो संबंध होता है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मतलब जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है उसका संबंध करंट ईयर से होता है, यानी वो करंट ईयर का बकाया है। और इसी प्रकार से अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर, अगर कोई आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है तो इसका मतलब उसका संबंध प्रीवियस ईयर से होता है, यानी वो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है, तो इसलिए हम उसको लेस करेंगे और करंट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करेंगे। अब हम समझते हैं प्रीपेड में। प्रीपेड में हम देख रहे हैं कि पहला है प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर, करंट ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब हो गया करंट ईयर। अगर कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड है करंट ईयर में, करंट ईयर में अगर कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्सपेंसेस जो करंट ईयर में पे किया गया है इसका संबंध नेक्स्ट ईयर से होता है। इसका संबंध किससे होता है? नेक्स्ट ईयर से। करंट ईयर में पे किया गया है प्रीपेड, तो ये नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, यानी ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको माइनस किया गया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर, पिछला साल। अगर कोई एक्सपेंसेस पिछले साल प्रीपेड है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई एक्सपेंसेस पिछले साल प्रीपेड है तो इसका मतलब क्या है कि वो करंट ईयर के लिए है। पिछले साल का प्रीपेड किस ईयर के लिए है? करंट ईयर के लिए। तो इसीलिए इसको यहाँ पर ऐड किया गया है, क्योंकि दिस एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू करंट ईयर। ये एक्सपेंसेस करंट ईयर से रिलेटेड होता है। और बाकी यहाँ पर याद रखना, ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज लेस करना है। तो ये हो गया यहाँ पर एडजस्टमेंट के बारे में कि हमें क्या प्लस करना है और क्या हमें माइनस करना है। अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम करते हैं और इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वाई ऑफ B40 क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो हमें यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये रिसिप्ट हमें दे रखी है, पेमेंट दे रखी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बैलेंस BD दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा। सब्सक्रिप्शन हो गया, ये रेवेन्यू नेचर का होता है। डोनेशन, इसमें अभी मेंशन नहीं है कि डोनेशन किस नेचर का है, तो हम इसको रेवेन्यू नेचर का ले लेंगे। कैपिटल एंट्रेंस फ़ी, एंट्रेंस फ़ी यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है कि एंट्रेंस फ़ी को हमें कैपिटलाइज करना है, कैपिटल नेचर का लेना है, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सैलरी हो गया, रेवेन्यू नेचर का होता है। ऑफिस एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये सब के सब किस नेचर के होते हैं? रेवेन्यू नेचर के होते हैं। बाकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स हो गया, तो ये कैपिटल नेचर का होगा। टेलीफोन चार्ज रेवेन्यू नेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज रेवेन्यू नेचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर, और ये बैलेंस यहाँ पे यानी बैलेंस कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा। तो हमें जब
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो हमें केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांसफ़र करने हैं। और सबसे पहले देख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है 2019, और यहाँ पर जो करंट ईयर है वो 2019 करंट ईयर है। तो करंट ईयर 2019 हमें लेके चलना है, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, यानी इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट हमें दे रखी है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजिस, यानी एडजस्टमेंट हमें सैलरी वेजिस पे गिवन है, और साथ में हमें डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे दिया हुआ है, तो हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और यहाँ पर हम डेट डाल देंगे फॉर द ईयर एंडेड। जो करंट ईयर की डेट होगी उस डेट को हम लेंगे 31 दिसंबर 2019। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर लेते हैं, तो डेबिट साइड में हमने यहाँ पर एक्सपेंडिचर ले लिया, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इनकम। क्रेडिट साइड में हमने इनकम ले लिया। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड बनाते हैं। एक्सपेंडिचर साइड यहाँ पर सबसे पहले ये वाली जो साइड यहाँ से इसको हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। सैलरी एंड वेजेस है, यहाँ पर डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, सैलरीज एंड वेजेस 16,000 रुपीज़, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट यहाँ पे देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस 4,000, इसको करंट ईयर का मान लेंगे, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, यानी 2019 का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ले लेते हैं, और कितना हमें दे रखा है एडजस्टमेंट में 4,000 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 20,000। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो हम उसको सेम ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर। ऑफिस एक्सपेंसेस 3,500। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नेचर का होता है, और उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कैलकुलेट कर लेंगे 25%, हमें यहाँ पर 25% कैलकुलेट कर लेना है 34,000 पे, तो ये आ जाएगा 8,500। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टेलीफोन चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये तीनों यहाँ पर 2,400, 3,200 और 6,500। इसको हम डेबिट साइड में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जितना भी अमाउंट है सेम उसी अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। टेलीफोन चार्ज 2,400, इलेक्ट्रिक चार्ज 3,200 और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,500। ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं रिसीप्ट साइड। सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है, सब्सक्रिप्शन में 2018 और 19 का दिया हुआ है। यहाँ पे 2018 जो शो कर रहा है ये लास्ट ईयर है, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर कितना दे रखा है, इनको टोटल कर लेते हैं तो 41,000 यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं 41,000।
इसमें जो ये 2018 है यानी 6,000 रुपीज़, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम माइनस करेंगे। और यहाँ पर एडजस्टमेंट में हमें दे रखा है 2019 का 5,500, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम पहले ऐड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 5,500 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 46,500। उसके बाद लेस कर देते हैं 2018 का, ये जो यहाँ पर रिसीव हुआ है, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 6,000 इस साल रिसीव हुआ है, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग फॉर 2018, तो ये हो गया 6,000, हमने माइनस कर दिया 40,500। डोनेशन हमने रेवेन्यू नेचर का लिया हुआ है, तो इसको हम इनकम साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको अगर हम कैपिटल नेचर का लेते तो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते, लेकिन यहाँ पर हम इसको रेवेन्यू नेचर का ले लेते हैं। 5,000 रुपीज़ ये यहाँ पर आ जाएगा। एंट्रेंस फी कैपिटल नेचर, यानी क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर बोला गया है कि इसको कैपिटल नेचर का लेना है। तो बाकी सारे आइटम हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आएगा 45,500। तो बैलेंस इक्वल करने के लिए डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा। अगर डेबिट साइड में आता है तो सरप्लस यानी इनकम है, यानी सरप्लस हुआ है यहाँ पर, यानी सरप्लस का मतलब होता है एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और क्रेडिट साइड में अगर यहाँ पर बैलेंस शो करता तो हम डेफिसिट कर करके यहाँ पे लिख सकते थे। तो ये हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे।